हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खंडन क्लासेज पर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सुपर सीरीज का पार्ट 8। तो चलिए, आज के क्लास का मेरा पहला प्रश्न है जो कि बोर्ड पर लगा हुआ है। तो हम देख लेते हैं फटाफट, पहले से ही लिख कर रखे हुए थे दो तीन प्रश्न को हम। तो जिसमें मेरा पहला प्रश्न क्या है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। अब नीला थोथा क्या होता है, यहाँ से हमारे पास 2 से 3 प्रश्न और बन सकते हैं। अब वो प्रश्न क्या बन सकते हैं उसको हम आप लोगों को समझा देते हैं। पहला प्रश्न तो ये बना हुआ है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, मतलब इसके रासायनिक सूत्र को लेकर फर्स्ट क्वेश्चन मेरा बना हुआ है, जिसका आंसर क्या होगा CuSO4 इंटू 5H2O। इसका रासायनिक नाम जो होगा वो क्या होगा, कॉपर सल्फेट, जिसके अंदर रावा जल या क्रिस्टलाइन जल का जो अणु होगा वो कितना होगा, 5 होगा। तो अब जल के अणु को लेकर भी एक प्रश्न यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से एक प्रश्न तो देख लिए, नीला थोथा को लेकर एक प्रश्न बना हुआ है ही। अब न्यू प्रश्न क्या बना कि पूछ देगा नीला थोथा में रावा जल के कितने अणु होते हैं, या नीला थोथा में जल के कितने अणु होते हैं। तो इनके अंदर जल का कितना अणु होता है, 5। एक प्रश्न ये हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न जो और बनेगा नीला थोथा से वो क्या बनेगा कि नीला थोथा का रंग कैसा होता है। तो नाम ही है नीला थोथा, तो भाई नीला थोथा नाम कैसे बना होगा इसका। तो इस पर तो आप लोग सोच सकते हैं ना, जब इसका रंग नीला होगा तभी तो इसका नाम पड़ा है नीला थोथा। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो कलर हुआ होगा वो कैसा हुआ होगा, नीला। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, नीला थोथा। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लवण है। तो लवण के लिए हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। चूंकि जैसा प्रश्न लवण को लेकर मेरा यहाँ बना हुआ है, ऐसे प्रश्न का हम जो आंसर देते हैं वह कहीं न कहीं ऑप्शन बिहाफ पर होता है। ऐसे प्रश्न का हम आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन है नहीं। तो हम 2 से 3 लवण का एग्जाम्पल लिख दिए हैं, जिसमें मोस्टली लवण के लिए जो जाना जाता है वो क्या जाना जाता है, NaCl। MgNO3 भी लवण है, Al2CO3 है, लेकिन इन सब के कंपेयर में NaCl लवण का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे मोस्ट एग्जाम्पल है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, NaCl। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं। कहने का मतलब हुआ कि नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं। तो हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर बना वो क्या बना, 3। अब कैसे बना, इनको थोड़ा हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझ जाते हैं, या थोड़ा इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि किस तरह से नाइट्रोजन के अणु में कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंधन 3 बनते हैं। तो अमोनिया के फॉर्मूला से हम समझते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब NH3 लेने के मतलब हुआ कि अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ 3 गो हाइड्रोजन है। अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ 3 गो हाइड्रोजन है। अब जब इसका हम स्ट्रक्चर करेंगे, इसका जब हम संरचना करेंगे, तो संरचना करने के बाद नाइट्रोजन के साथ 3 गो हाइड्रोजन जुड़ेगा, और 3 गो हाइड्रोजन जैसे जुड़ा तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच कितना बॉन्डिंग बना, कितना आबंध बना, 3। तो इसी भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं, 3। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, CaCO3। अब यहाँ से भी 2 से 3 प्रश्न पूछा जा सकता है, और साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि संगमरमर के फॉर्मूला जो होता है, इसी फॉर्मूला के बिहाफ पर, संगमरमर के फॉर्मूला जो बना है इसी फॉर्मूला के बिहाफ पर और कितने पदार्थ का एजेटिव या सेम फॉर्मूला बन सकता है संगमरमर के जैसा।
तो देखिए संगमरमर का तो रासायनिक सूत्र CaCO3 बन गया। अब यही सूत्र किसका होता है, खरिया का भी होता है, और यही सूत्र किसका होता है, चूना प्रस्तर का भी। तो हो सकता है कि आगे संगमरमर के जगह पर तुतिया ही, सॉरी तुतिया नहीं, खरिया ही पूछ दे, या चूना प्रस्तर का ही फॉर्मूला पूछ दे। तो तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। संगमरमर बोलिए या खड़िया बोलिए या तुतिया बोलिए, तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो उम्मीद करते हैं कि इन चारों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो फटाफट नोट कीजिए। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब हम मिटाते हैं। अब मेरा अगला प्रश्न क्या है, मेरा अगला प्रश्न है नेक्स्ट 5 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। अब हम नेक्स्ट 5 नंबर के प्रश्न के ऊपर चलते हैं। मेरा 5 नंबर का प्रश्न कहता है कि वन संपदा का एक उदाहरण है, वन संपदा का एक उदाहरण है, वन संपदा का, वन संपदा का एक उदाहरण है, वन संपदा का एक उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो जैसे ही प्रश्न हम देखें वन, वन मतलब होता है जंगल, मतलब वन संपदा का जो एक परफेक्ट एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, जंगल या पर्यावरण। आप कह सकते हैं वन संपदा का एक उदाहरण क्या होगा, जंगल, जंगल या फिर कह लीजिए पर्यावरण, 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 पर्यावरण। वन, वन संपदा का एक उदाहरण क्या है, जंगल या पर्यावरण। समझ में आ गए, प्रश्न से ही पता चल रहा है कि वन के बारे में पूछा गया, तो वन का मतलब ही क्या होता है, जंगल। और जंगल के जंगल को ही हम किस में मेजर करते हैं या किस में क्या कहते हैं, किसके अंतर्गत जंगल के बारे में हम अध्ययन करते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत। तो वन संपदा का जो एक मोस्टली एग्जाम्पल या परफेक्ट एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, पर्यावरण या जंगल। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, चीनी का, चीनी का रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, वाट का चिन्ह दे दीजिएगा प्रश्न के साथ। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, चीनी की यदि रासायनिक सूत्र की बात करें तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है,
C6H22O12, ये होता है चीनी का रासायनिक सूत्र। C6H22O12 O12, ये होता है चीनी का रासायनिक सूत्र। क्या होता है? C6H22 और O12, C6H22O12 चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में सोडियम कार्बोनेट के सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर या मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अब देखिए, यह प्रश्न कहीं न कहीं हमारे केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर से संबंधित है, अम्ल और क्षारक से, एसिड एंड बेसिस साल्ट से कहीं न कहीं यह प्रश्न रिलेटेड है। देखिए, हम अम्ल और क्षारक का गुण जानते हैं, अम्ल क्षारक के गुणधर्म के बारे में हमें जानकारी अच्छे तरीका से है, तो उन्हीं गुणधर्म को लेकर यहाँ प्रश्न बना हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर, तो सोडियम कार्बोनेट क्या है? Na2CO3, ये क्या होता है? धमन सोडा, वॉशिंग सोडा होता है। वॉशिंग सोडा के जलीय घोल में जब मिथाइल ऑरेंज को मिलाएंगे तो इसका रंग कैसा होगा? पीला होगा कि लाल होगा? तो इसका रंग क्या होगा? अम्ल क्या करता है? मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। क्षार मिथाइल ऑरेंज को क्या कहते हैं? अम्ल मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है? लाल कर देता है कि पीला कर देता है? लाल कर देता है। और क्षारक जो होता है वो मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पीला। तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर, तो सोडियम कार्बोनेट क्या है? वॉशिंग सोडा क्या है? Na2CO3। इसके जलीय घोल में जब हम क्या मिलाएंगे? इसके जलीय घोल में जब हम मिलाएंगे क्या? ये बनाएगा क्या? NaOH तो बनाएगा ना, समझा देते हैं। तो NaOH क्या है? ये है क्षारक।
और क्षारक मिथाइल ऑरेंज को क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज को क्या करता है क्षारक, पीला। तो इसलिए हम इस प्रश्न का राइट आंसर क्या दिए हैं, पीला। क्या कहते हैं, इस प्रश्न का जो राइट आंसर बना है क्या बना है, पीला। किसके बिहार पर, क्योंकि हम जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में जब मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाते हैं तो इसका रंग किसमें परिवर्तित होता है, पीला में। तो चलिए हम इधर समझा रहे थे, अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कॉकरोच क्या है, कॉकरोच बोल दिए, कॉकरोच होगा, कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यह प्रश्न कहीं न कहीं वायु से संबंधित है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, कॉकरोच में। शायद हमको लगता है कि यह प्रश्न हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी हम इस तरह का प्रश्न बता चुके हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं है, एक आध प्रश्न रिपीट भी हो जाए तो आप लोग के लिए ही बढ़िया है। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या है, मेरा अगला प्रश्न जो है वो ये है कि यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध, यूरो 2 का संबंध है। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि यूरो सेकेंड जो है यह किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण। यूरो 2 किससे संबंधित है, वायु प्रदूषण से। अब जो मेरा नेक्स्ट अगला प्रश्न है वो क्या है, मेरा अगला प्रश्न है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्णक, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। वर्णक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट का रंग होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हरा, हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो क्या होता है, हरा। और आप लोग हमको ये बताइए कि क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। और साथ में ये भी बताइए क्लोरोफिल में
कौन सा धातु पाया जाता है जिसके वजह से इसका रंग हरा होता है। ये दो प्रश्न आप लोग के लिए छोड़े हैं, हमको कमेंट करके बताइएगा। हमें इन दो प्रश्न का इंतजार रहेगा क्लोरोफिल से संबंधित। हम जिसमें पहला प्रश्न क्या दिए हैं कि क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, बिल्कुल आसान। फिर दूसरा पूछे क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है। समझ में आ गए। चलिए, क्योंकि हम यहाँ क्लोरोफिल के बारे में डिटेल से अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि हम अभी किस प्रकार का क्लास ले रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सुपर सीरीज का। तो यहाँ बाकायदे टाइम उतना ही अवेलेबल है जितना एक क्वेश्चंस के पीछा चाहिए। चलिए, अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। हमको लगता है यह भी प्रश्न शायद पिछले लेक्चर में हम करवा चुके हैं, लगता ही नहीं है, बिल्कुल करवा चुके हैं। और आज के भी लेक्चर में यह प्रश्न दोबारा हमें देखने के लिए मिल गया। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं, अभी हम जस्ट आप लोगों को बोल चुके हैं कि एक आध प्रश्न रिपीट हो जाते हैं तो आप लोग के लिए ही फायदामंद है, आप लोग के लिए ही बढ़िया है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है क्या, ओम। अब चलिए यहाँ हम कुछ और जान लेते हैं। प्रतिरोध, सबसे पहले प्रतिरोध के परिभाषा को समझ लीजिए। प्रतिरोध होता क्या है, जो धारा का विरोध करता है। सिंपली वे में समझ लीजिए, प्रतिरोध वही होता है जो धारा का विरोध करता है। धारा का विरोध करने वाले क्या कहलाते हैं, प्रतिरोध कहलाते हैं। अब कौन सा धारा, विद्युत धारा। समझ में आ गए। विद्युत धारा का जो विरोध करता है वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध। इट्स वेरी सिंपल फॉर्म में आप लोगों को हम प्रतिरोध को समझा दिए और आप लोग भी समझ गए होंगे। चलिए, और साथ में मोटा मोटी और एक चीज जान लीजिए कि एक ओम बराबर क्या होता है। तो हमको मालूम है कि ओम के नियम से प्रतिरोध का जो व्यंजक निकलेगा वो क्या निकलेगा, आर बराबर V बटा आई निकलेगा। ओम्स लॉ से प्रतिरोध का जो व्यंजक निकलेगा वो क्या निकलेगा भाई, V बटा आई। अब V किसका मात्रक है, विभवांतर का, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर विभव दोनों का मात्रक वोल्ट ही होता है। तो V हो गया, तो यहाँ क्या होगा, VA। धारा का मात्रक क्या होता है, ये V जो है ना पहले से ही मात्रक में बना हुआ है, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक होता है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, और वोल्ट का सिंबल भी है। ये पहले से ही मात्रक में कन्वर्ट है, सिर्फ यहाँ में धारा का मात्रक लेना था। तो हम धारा का मात्रक क्या किए, ले लिए। सिर्फ हमें यहाँ धारा का मात्रक यूज करना था, हम धारा का मात्रक यूज कर लिए। तो वन क्या करते हैं, क्या लिख रहे हैं, प्रतिरोध का व्यंजक क्या आया, V बटा आई। तो इसका जो मात्रक बना वो क्या बना, प्रतिरोध का जो मात्रक बना वो क्या बना, V बटा आई। और यही V चलिए दोस्तों, इस चीज को हम पूरे बताने में असमर्थ रहे, क्योंकि इस क्वेश्चंस को पूरे डिटेल से करने के चक्कर में लाइन भी गायब हो गए, जिसकी वजह से हमें आज के क्लास को यहीं
रोकना पड़ रहा है। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू।